हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री अनसोल्ड पेपर की सीरीज़। अनसोल्ड पेपर सीरीज़ हमारी 2018, 2019 और 2020 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलेंगे 2018 सीरीज़ पर, है ना। अनसोल्ड पेपर के 2018 की सीरीज़ पर चलते हैं हम लोग, और उसे सॉल्व करना है हमें, किस प्रकार से हम उसके 2018 को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो 2018 को सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ प्री स्टूडेंट्स, लवली स्टूडेंट्स ने हमसे कुछ नोट्स मांगे हैं अनसोल्व चैप्टर 2 का सॉल्यूशन, विलेन की सांद्रता से संबंधित नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड मोलरिटी के बारे में। तो ये जो है हमारे यूट्यूब चैनल से ये वीडियो डिलीट हो चुका था, तो इसमें ये वीडियो ना होने की वजह से हम आपको ये दोबारा से भेज रहे हैं, ठीक है। तो आज तो यही चलेगा, चैप्टर नंबर 2 और सॉल्यूशन, विलेन चैप्टर की, विलेन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में जानेंगे, और उसको हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, कितनी विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हमें पढ़ना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप लोग आलस्य मत दिखाइए भैया, आलस्य मत दिखाइए। न्यूज़पेपर में अभी आज की न्यूज़ है कि टॉपिक आया हुआ है कि जून के अंत तक हो सकती हैं आपकी बोर्ड परीक्षाएं, ठीक है ना। जून के अंत तक आपकी बोर्ड एग्जाम हो सकता है, ठीक है। हाँ, जून के अंत तक आपका बोर्ड एग्जाम हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आपका जून के, अगर मान लो बाय द वे कोविड का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया तो आपका पहले भी हो सकता है, अन्यथा अगर कोविड का इफेक्ट बढ़ा तो जुलाई में भी। बट आप ये अपने दिमाग से निकाल दें कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम होंगे होंगे और होंगे, ठीक है। आलस्य मत दिखाइए, आपके पास फ्री में वीडियो आ रहे हैं, अदर चैनल्स का सिस्टम नहीं है यहाँ पर, है ना। आप लोग भी जानते हैं कि एक वीडियो पढ़ा दिया, उसके बाद में कह दिया भैया इतने पैसे दो तो आगे का सिलेबस आपको पूरा सॉल्यूट मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ओके। यहाँ पर ऐसा है कि आपको सिर्फ फ्री में बैठ के घर में पढ़ना है, आपको पढ़ना, अपने मित्रों को पढ़ाइए, मित्र अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि आपके सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके, वो भी उसका लाभ उठा सके। घर बैठे आपको सॉल्यूशन तैयारी करना है, ठीक है ना। तो आपके अनसोल्ड पेपर भेज दिए मैंने, 2 साल के अनसोल्ड पेपर कंप्लीट हो गए, और अगर इसके अलावा भी अगर आपको चाहिए तो 18 का शुरू करने जा रहा हूँ, आ जाएगा तो एक दिन में 18 के भी वीडियो शुरू हो जाएंगे, और थ्योरी भी आपकी पड़ी हुई है पूरी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आलस्य मत दिखाइए, आलस्य मत दिखाइए। एक दुआ लिखता हूं, अलसस्य कुतो विद्या, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, धनम अधनम कुतो मित्रम, और अमित्रस्य अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। समझ गए। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, जो आलस्य दिखाएगा उसको विद्या कहाँ से आएगी। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, लर्न नहीं करेंगे तो आपको विद्या कहाँ से आएगी। अलसस्य कुतो विद्या, ठीक है ना। अलसस्य, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं उसके धन कहाँ से आएगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे नहीं तो जॉब कहाँ से मिलेगी, और जॉब नहीं मिलेगी तो पैसा कहाँ। अविद्यस्य अधनस्य कुतो मित्रम, और अगर आपके पास धन नहीं है तो आपके मित्र भी नहीं है। अमित्रस्य, अमित्रस्य कुतो सुखम, और बिना मित्र के सुख कहाँ, बिना दोस्तों के, फ्रेंड के आप सुख की अनुभूति कहाँ कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है, इसलिए आप लोग आलस्य नहीं दिखाएं और आगे कंटिन्यू पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए, एक कहावत है, जब लग पैसा पास यार, जब लग पैसा पास यार, संग ही संग डोले। यानी जब तक हमारी पॉकेट में पैसा है, यार दोस्त सब साथ ही साथ डोलते हैं। तो जब लग पैसा पास यार, संग ही संग डोले,
और जब नहीं पैसा पास यार, जब नहीं पैसा पास यार, मुंह से ना बोले, है ना। तो जब पैसा नहीं होगा तो आपके वही यार दोस्त जो आपके साथ घूमते थे वो मुंह से भी नहीं बोलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि फलाने हमसे पैसे मांग ले उधार। चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है। इसलिए आलस्य नहीं, सिर्फ पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, ठीक है ना। हाँ, तो विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन की सांद्रता किसी विलयन में घुले पदार्थ की मात्रा, डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं, किसी विलयन में घुले पदार्थ की मात्रा, किसी विलयन में घुले पदार्थ की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। आया समझ में? बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि किसी विलयन में घुले पदार्थ की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। फिर से एक बार, किसी विलयन में घुले पदार्थ की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। इसे निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 1 विधि है ग्राम प्रति लीटर में, ठीक है ना। ग्राम प्रति लीटर में इसको ज्ञात करना है। तो ग्राम प्रति लीटर के लिए डिफाइन क्या करेंगे? किसी विलयन के 1 लीटर में घुले, 1 लीटर में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। किसी भी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है, सांद्रता कहलाती। तो सूत्र हमारा बनेगा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर, ठीक है ना, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर ये हो जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा बटे आयतन लीटर, ठीक है ना। ये हमारी डेफिनेशन बन जाती है विलेय की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालने के लिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि किसी विलयन में 10 ग्राम विलेय 1 लीटर में घुला है तो उसकी सांद्रता क्या हो जाती है? 10 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है ना। अब नंबर 2 पर डालते हैं पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता, इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब हो गया पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। तो 1 मिलियन मतलब होता है बेटा 10 लाख के बराबर। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, यानी लिख सकते हैं किसी विलयन के 1 मिलियन यानी 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं किसी विलयन के 1 मिलियन, ठीक है ना। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख में उपस्थित विलेय की मात्रा, किसी विलयन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। पीपीएम में सांद्रता कहलाती है, ठीक है ना। याद हो गया? बहुत छोटी सी डिफरेंस, किसी विलयन के 1 मिलियन यानी 10 लाख में उपस्थित विलेय की मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। सूत्र बनेगा पीपीएम में सांद्रता बराबर, ठीक है ना, पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे क्या हो जाए? विलयन किलो की मात्रा बटे विलयन की मात्रा चाहिए, विलयन की मात्रा किलोग्राम में
इंटू 10 की पावर 6। ये मिलियन के लिए 10 की पावर 6 क्यों लगा हुआ है? 10 की पावर 6 जो है मिलियन के लिए लगा हुआ है, मिलियन के कारण लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार से हो गई हमारी सांता ज्ञात करने के लिए। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप्स में, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं। नंबर थर्ड विधि है नॉर्मलता। नॉर्मलता के पदों में ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये नॉर्मलता, मोलरता, इनके बारे में हमारे प्री स्टूडेंट्स ने पूछा था और आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल से, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा देंगे। इसके अलावा नीट, ये तो आपका 12th चल रहा है, नीट, IIT, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से भी संबंधित केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों से भी संबंधित केमिस्ट्री को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, और इसमें आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो बायोलॉजी सीरीज मिलेगी, बायोलॉजी सीरीज, ठीक है ना। बायोलॉजी सीरीज के 20 वीडियोस पड़े हुए हैं हमारी प्लेलिस्ट पर, आप देख सकते हैं। बायोलॉजी सीरीज के 20 वीडियोस पड़े हुए हैं जिन पर लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले गए हैं। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए डाले गए हैं जिनको आप लर्न कर सकते हैं। कंपटीशन के लिए नीट संबंधित जो बच्चे बायोलॉजी से हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है ना। बायोलॉजी की बायोलॉजी सीरीज देखेंगे तो जीव विज्ञान प्रश्न श्रृंखला, जीव विज्ञान प्रश्न श्रृंखला करके ये वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट पर जाकर के आप देखेंगे तो 20 वीडियो का सेट मिलेगा। 25-25 क्वेश्चन के 20 वीडियो, 500 क्वेश्चन आपके डाले जा चुके हैं, इससे आगे भी डाले जाएंगे, ठीक है। ये आगे चलते हैं। नॉर्मलता में हमारी डेफिनेशन नॉर्मलता से करना है। लिख सकते हैं किसी विलयन की 1 लीटर में घुले विलेय के, ठीक है ना, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। उस विलयन की नॉर्मलता, एक बार दोहरा लीजिए मेरे साथ, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, ठीक है ना, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है, ठीक है ना। अब देखिए हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलता इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे अपॉन आयतन लीटर में, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला बनता है, नॉर्मलता इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन आयतन लीटर में। लेकिन ये तब लगा पाएंगे जब हमें विलेय के ग्राम तुल्यांक दिए गए हों। अगर विलेय के ग्राम तुल्यांक नहीं दिए गए तो पहले हमें निकालना होगा ग्राम तुल्यांक, बराबर सूत्र हो जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है ना। अब अगर इस सूत्र को इसमें फीड करें तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन तुल्यांकी भार इंटू आयतन लीटर में, ठीक है। अब क्या होता है
अगर हम इस सूत्र को क्या करते हैं, नॉर्मलता को कैसे लिखते हैं, कैपिटल एन से, विलेय की मात्रा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन तुल्यांकी भार को कैपिटल ई से प्रेजेंट किया जाता है और आयतन को वी से करते हैं। आयतन अगर हमारा ml में दिया होगा तो क्या हो जाएगा, v अपॉन 1000 है ना, तो 1000 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, यानी ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मलता इज इक्वल टू W इंटू, ये हमारे सब फॉर्मूले बन रहे हैं। ओके, ये ठीक, ये तो हो गई नॉर्मलता के पदों में। ठीक है, अब हम चलेंगे मोलरता। चौथी हेडिंग आपकी डेफिनेशन चालू होती है मोलरता। चौथी हेडिंग आपकी चालू होती है मोलरता, मोलैरिटी बोलते हैं इंग्लिश में, मोलैरिटी कहेंगे। तो मोलैरिटी क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। फिर से देखें, किसी विलयन, अगर मेरे साथ आप दोहराएंगे ना तो हाल के हाल याद हो जाएगा, तुरंत लर्न हो जाएगा आपको। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है ना, मोल प्रति लीटर होता है। अब इसका सूत्र अगर बनाए तो मोलरता, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे अपॉन आयतन लीटर में। ठीक है ना, अगर हम मोलरता, अब विलेय की ग्राम में, सॉरी उल्टा हो गया, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब अगर मोलों की संख्या मालूम होगी तब तो ये सूत्र लगा पाएंगे ना, अगर मोलों की संख्या नहीं मालूम तो ये फॉर्मूला कैसे लगा पाएंगे। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा अपॉन अणु भार। तो अगर हम इस सूत्र में फिट करें तो हो जाएगा मोलरता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन अणु भार इंटू आयतन लीटर। विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन अणु भार इंटू आयतन लीटर में, ये हो जाएगा। अब अगर हम मोलरता बराबर फॉर्मूला रखें तो मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं। विलेय की ग्राम में मात्रा को स्मॉल डब्ल्यू से इंटू 1000 हो जाएगा। अणु भार को स्मॉल एम से लिखते हैं और इसको वी से लिखते हैं। 1000 कहाँ से आया, 1000 आपका आया है आयतन को ml से लीटर में बदलने के लिए, इसलिए आया है। ठीक है ना, तो ये हो जाती है पांचवी डेफिनेशन, चौथी डेफिनेशन। ठीक है ना, चौथी डेफिनेशन हो जाती है। अब हम चलते हैं पांचवी मोललता पर। पांचवी डेफिनेशन है हमारी मोललता। क्या है, मोललता। देखिए जितनी भी डेफिनेशन मैंने आपके लिए दी हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि मैं देखिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ, है ना, इस बार मेहनत नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं उसी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आपके सामने पूरी डेफिनेशन आ जाती है। कह रहा है मोललता, किसी विलायक, यहाँ पर क्या था मोलरता में विलयन था, यहाँ पर क्या हो गया विलायक। किसी विलायक के 1 लीटर की जगह पर क्या हो गया 1 किलोग्राम। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। किसी विलायक के 1 लीटर में घुले किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो मोललता बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में, अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, तो मोल बराबर वही होता है ग्राम में मात्रा बटे अणु भार। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन अणु भार इंटू विलायक का भार
इंटू विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है ना। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000। अब देखिए दोनों स्मॉल अणुभार को भी स्मॉल m से लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी स्मॉल m से, मोललता भी, तो इसको m डैश कर देते हैं ना, m डैश इंटू विलायक का भार जो होगा वो कैपिटल W से लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी मोललता की डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है, मोललता की। अब छठवीं पर चलते हैं, छठवां नंबर है सांद्रता ज्ञात करने के पद में मोल फ्रैक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है ना। तो इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, आइए देखिए, लिख सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित विलेय या किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, ठीक है ना। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। इसे कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया हमारा क्या, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। आई बात समझे। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या लिख सकते हैं, माना विलेय के मोल स्मॉल n तथा विलायक के मोल कैपिटल N हो तो ये सूत्र बनेगा, विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलेय के मोल अपॉन कुल मोल, अपॉन कुल मोल, ठीक है ना। एक फॉर्मूला ये बन जाएगा विलेय के मोलों के लिए, दूसरा बनेगा विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बराबर ये हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, विलायक के मोल अपॉन कुल मोल, ठीक है ना। अब इन्हीं को अगर हम सिंबल में लिखना चाहें तो विलेय के मोल को स्मॉल n अपॉन कुल मोल को स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। इसी तरह इसके लिए कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। तो ये हमारे दो फॉर्मूले बन जाते हैं विलेय और विलायक के मोल प्रभाज के लिए, ठीक है ना। ये थी विलयन की सांद्रता, ठीक है ना, निकालने की विधियां। ओके, अब हम एक चीज और बताते हैं, इसमें से थोड़ा सा परासरण दाब के बारे में भी इस चीज में डिस्कस करेंगे। इसी में अगला टॉपिक है एक परासरण, बहुत पहले बच्चे ने पूछा था, मैं बिजी होने के कारण बता नहीं पाया। ऑस्मोसिस बोलते हैं इंग्लिश में, ऑस्मोसिस, परासरण, ठीक है ना। क्या होता है लिख सकते हैं, बहुत अच्छी डेफिनेशन, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। वह प्रक्रिया जिसमें
किसी पदार्थ के कण कम सांद्रता से, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, परासरण कहलाती है। ठीक है ना। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, परासरण कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है किशमिश का जल में फूलना। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 ले सकते हैं, अंगूर का चाशनी में सिकुड़ना। अंगूर का चाशनी में सिकुड़ना। परासरण 2 प्रकार का होता है। ये होता है अंतः परासरण और ये हो जाएगा बाह्य परासरण। कैसे होगा अभी समझाते हैं। आपने किशमिश का जल में फूलना, किशमिश को जल में तो नहीं भिगोया होगा, लेकिन आपके घर में कथा वगैरह होती है जिसमें पंचामृत बनता है, उसमें पंचमेवा डाली जाती है। तो किशमिश को जब डालते हैं तो वो फूल करके अंगूर की तरीके दिखाई देती है। और अगर इससे भी नहीं समझ में आए तो आपके घर में छोले की सब्जी बनती है ना, छोले की सब्जी बनती है, शाम को भिगोया जाता है और उस सुबह तक फूल करके बड़े हो जाते हैं। उसके बाद बॉईल करके सब्जी बनाई जाती है। बड़े टेस्ट से खा लेते हैं ना, बड़े आराम से खा लेते हैं। लेकिन वो छोले से आप अध्ययन भी कर सकते हैं वो चीज़। तो छोले को फूलते हुए, चने को भीगते हुए आपने देखा है ना, वो है आपका अंतः परासरण। अंगूर का चाशनी में देखिए, अंगूर हमारा कम मीठा होता है चाशनी की अपेक्षा। चाशनी में चीनी बहुत ज़्यादा होती है, पानी बहुत कम होता है। तो प्रक्रिया क्या है, कम से अधिक की ओर गमन होना। तो चाशनी में क्या होगा, जैसे ही अंगूर को हम चाशनी में डालेंगे, अंगूर का पानी निकल कर चाशनी में चला जाएगा और अंगूर हमारा सिकुड़ जाएगा। ये हो जाएगा बाह्य परासरण। ठीक है। इसी परासरण से रिलेटेड एक डेफिनेशन बनती है परासरण दाब। परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना। क्या होता है परासरण दाब, लिख सकते हैं वह तरल स्थैतिक दाब। ठीक है ना। फिर से देखिएगा परासरण दाब क्या होता है। वह तरल स्थैतिक दाब जो किसी विलयन को है ना, वह तरल स्थैतिक दाब जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर उत्पन्न होता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है ना। किसी विलायक को देखिए क्या होता है, वह तरल स्थैतिक दाब जो किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा किसी विलायक से पृथक करने पर उत्पन्न होता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है ना। इसको हम परासरण दाब से कहते हैं। ठीक। अब इसी से आगे लिख सकते हैं, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं तो देखिएगा कि इसी से रिलेटेड एक समीकरण बनता है PV बराबर W/m/RT, है ना। तो वो कैसे बनेगा उसको हम दिखाते हैं। तो इसके लिए हम साफ करते हैं और
आगे चलेंगे, लिखेंगे समीकरण की व्युत्पत्ति। ठीक है ना, या कहते हैं डेरिवेशन। तो लिख सकते हैं कहाँ से, बायल के नियम से। बायल के नियम से, बायल का नियम क्या था, किसी विलयन का, ठीक है ना, स्थिर ताप पर किसी विलयन का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर चार्ल्स के नियम से V समानुपाती T होता है, यानी इसमें प्रेशर को स्थिर कर दिया। तो क्या नियम, स्थिर दाब पर किसी विलयन का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप के इक्वल होता है, बराबर होता है, समानुपाती होता है। दोनों नियमों को मिलाने पर तो क्या हो जाएगा, V समानुपाती T/P। ये इधर आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा PV समानुपाती T। PV बराबर ST, ठीक है ना, जहां S विलयन स्थिरांक है, जिसका मान 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है, जिसका मान 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है। क्लियर हुई बात, इतना होता है। अब यहां पर लिख सकते हैं, यदि विलेय के स्मॉल n मोल लिए जाएं तो ये हो जाएगा PV समान बराबर NST। एक समीकरण हमारा ये बन जाएगा, PV बराबर NST, ठीक है ना। लिख सकते हैं, चूंकि n बराबर W/m हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। अब इस n की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा PV बराबर WST/m। एक समीकरण ये बनेगा। P बराबर इससे पक्षांतर करें तो W/V और ST/m हो जाएगा, ठीक है ना। तो P बराबर क्या हो जाएगा, DST/m। एक ये बन जाएगा। DST क्यों हो गया, देखिएगा, चूंकि W/V यानी द्रव्यमान बटे आयतन बराबर घनत्व D, द्रव्यमान बटे आयतन बराबर घनत्व D। अब लेते हैं PV बराबर NST/C। तो P बराबर पक्षांतर करें तो N/V ST हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, CST। एक फॉर्मूला ये बनेगा, चूंकि N/V यानी मोलों की संख्या बटे आयतन में लीटर बराबर ये किसके होता है, सांद्रता C के बराबर होता है, सांद्रता C के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये आपका परासरण दाब से रिलेटेड डेरिवेशन है, व्युत्पत्ति है, जिससे कि जितने ये बॉक्स में लगे हुए हैं इन सबसे न्यूमेरिकल होते हैं। आपको यूट्यूब हमारे चैनल के चैप्टर नंबर 2 के वीडियोस में मिल जाएंगे, और नहीं तो मैं आपको दोबारा से न्यूमेरिकल शुरू करने वाला हूं, जो कि आपके रिवीजन क्लास के रूप में होगा, ठीक है ना। ओके, अंत में जो लोग कंपटीशन से संबंधित, यानी कि अभी तो आप क्लास 12th में हैं, आगे चल करके आप भी कंपटीशन लेवल पे जाना है, नीट करना है, SSC करना है, किसी को रेलवे में जाना है, किसी को टीचर बनना है, TGT PGT, है ना। इन सब चीज़ों कंपटीशन लेवल से जनरल साइंस, यानी जिसको कहते हैं जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, लगभग सभी क्षेत्रों में पूछी जाती है ना। उसमें कि आपका फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, बायोलॉजी भी होता है, तीनों साइंस से पूछे जाते हैं क्वेश्चन हैं। तो आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप देखें। आपके बड़े भाई बहन जो देख रहे हो, यानी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन्हें दिखाइए, फ्री में आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको लर्न करने को मिल जाएंगे। देखिएगा कैसे,
नीट कर सकते हैं, आईआईटी कर सकते हैं, जेईई मींस, रेलवे, एसएससी, बैंक, बीएड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जनरल साइंस, ईटीसी, इन सब के क्वेश्चंस के रूप में आपको जीव विज्ञान प्रश्न श्रृंखला यानी बायोलॉजी के 500 क्वेश्चंस की सीरीज पड़ी हुई है ना। 500 क्वेश्चंस की सीरीज आपके मेरे चैनल यूट्यूब पर इस नाम से पड़ी हुई है, जीव विज्ञान प्रश्न श्रृंखला। और केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में, यानी कि एक आंसर वाले क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर हैं, इनमें 500 क्वेश्चन की ये भी सीरीज डली हुई है। आप चाहें तो कंपटीशन की तैयारी करें और कर भी लें, चाहे नहीं, अगर आपको सक्सेस होना है, ठीक है ना। सफलता का मूल मंत्र है पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो आप इसका भी लाभ उठाइए घर बैठे, जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे तब होंगे, बोर्ड एग्जाम तो होंगे, ये आप कंफर्म मान लीजिए, लेकिन आपको चाहे तो आपको चाहिए कि ये सब क्वेश्चंस और आंसर्स भी पढ़ते रहें और पढ़कर देखिए। अगर आपको समझ में आता है, आपको ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम इस सीरीज़ को और भी आगे बढ़ा देंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।